स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में पश्चिम में दूसरी बार अध्याय का शेष भाग। लॉस एंजल्स 23 दिसंबर 1899। निवेदिता सचमुच में चुंबक चिकित्सा प्रणाली से मैग्नेटिक हीलिंग से धीरे धीरे स्वस्थ हो उठा हूँ और कुल मिलाकर अब मैं काफी ठीक हूँ। मेरी देह का कोई भी यंत्र कभी भी नहीं बिगड़ा। स्नायु दुर्बलता और डिस्पेप्सिया ने ही मेरी देह में सारी गड़बड़ी मचा रखी थी। अब मैं रोज खाने से पहले या बाद में किसी भी समय मील पर मील टहल आता हूँ। मैं काफी ठीक हो गया हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ठीक ही रहूंगा। अब वह चक्र घूम गया है और माँ ही वह चक्र घुमा रही हैं। उनका काम जितने दिनों तक पूरा नहीं होता वे मुझे जिए जाने नहीं दे रही, और यही है रहस्य। चारों तरफ की स्थितियां काफी आशाप्रद लग रही हैं। अस्तु तैयार हो जाओ। लॉस एंजल्स 27 दिसंबर 1899। मैं तेजी से पैसे कमा रहा हूँ। आजकल दिन में $25। जल्दी ही मैं और ज़्यादा काम करूँगा और मुझे प्रतिदिन $50 मिलने लगेगा। मुझे आशा है कि सैन फ्रांसिस्को में और मैं बेहतर काम करूँगा। 2-3 हफ्ते में ही मैं वहाँ जाऊँगा। एक अच्छी खबर यह भी है कि सारी रकम मैं अपने पास ही रख रहा हूँ और कोई फिजूल खर्ची भी नहीं है। इसके बाद हिमालय पर मैं एक छोटी सी जगह खरीदूंगा और एक पूरा का पूरा पहाड़, समझो 6,000 फीट की ऊंचाई पर, साथ ही चारों तरफ चीर तुषार का अपरूप दृश्य है। वहां छोटा मोटा झरना या झील भी जरूर होना चाहिए। सीडर के पेड़, हिमालय का सीडर वन और फूल, चारों तरफ सर्वत्र फूल ही फूल। मेरी एक छोटी सी कुटिया होगी और बीच में मेरी साग सब्जी की बगिया जो मैं खुद तैयार करूंगा, और मेरी किताबें। इंसान का चेहरा शायद ही कभी देखूंगा। उसके बाद मेरे कानों के पास ही अगर पृथ्वी भी ध्वंस हो जाए, मैं मत्थापच्ची नहीं करूंगा। काफी काम कर लिया, अब विराम। मैं जिंदगी भर कितना कितना अशांत रहा, यायावर के रूप में जन्म लिया, पता नहीं आजकल मेरे अंदर यही अनुभूति है। भविष्य अभी तक आया नहीं। हैरत है, अपने सुख के संदर्भ में मेरे सारे सपने व्यर्थ होने को लाचार हैं, लेकिन और लोगों के संदर्भ में सच होंगे ही होंगे। लॉस एंजल्स 24 जनवरी 1900। निवेदिता, जो शांति और विश्राम मैं खोज रहा हूँ वह कभी मिलेगा मुझे नहीं लगता, लेकिन महामाया मेरे द्वारा दूसरों का, कम से कम मेरे स्वदेश का थोड़ा बहुत कल्याण करा रही है, और इस उत्सर्ग के भाव के आधार पर अपनी तकदीर के साथ कोई समझौता करना भी अपेक्षाकृत सहज है। हम सभी लोग अपने अपने तरीके से उत्सर्गीकृत हैं और महापूजा चल रही है। एक विराट बलि के अलावा अन्य किसी प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं मिलता। जो लोग इसमें बाधा देते हैं उन लोगों को जोर जबरदस्ती दबा दिया जाता है और उन लोगों का दुर्भाग्य भी ज्यादा होता है। अब मैं स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने को कृत संकल्प हूँ। लॉस एंजल्स 27 दिसंबर 1899। धीरा माता, मेरा स्वास्थ्य पहले से काफी ठीक है और दोबारा काम करने के लिए पर्याप्त ताकत मिल गई है। इस बीच काम शुरू भी कर दिया और मामले के लिए खर्च बाबत कुछ रुपए भेज दिए हैं। जरूरत पड़ी तो और भेज दूंगा। बेचारे लड़के, बीच बीच में मैं उन सबसे कितना रूढ़ व्यवहार करता हूँ। इसके बावजूद वे लोग जानते हैं कि मैं उन लोगों का सबसे बड़ा मित्र हूँ। 3 हफ्ते पहले मैंने उन लोगों को तार द्वारा जानकारी दी कि मैं पूरी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और अगर मैं और अधिक अस्वस्थ न हूँ तो फिलहाल जैसा स्वास्थ्य है उसमें ही चल जाएगा। मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र न करें, मैं पूरी धूम से कामकाज में जुट गया हूँ। अब मैं पहले से बहुत अधिक चैन से हूँ और यह भी समझ गया हूँ कि यह चैन कायम रखने का एकमात्र उपाय है दूसरों को सिखाना। यही मेरी एकमात्र सेफ्टी वॉल्व है और मुझे चंद साफ सुथरे तेज दिमाग वाले लड़कों की जरूरत है। मेरे लिए कामकाज करना तभी संभव होगा जब मैं पूरी पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। निसंग स्थिति में ही मेरी बुद्धि ज्यादा खुलती है। माँ भी यही चाहती हैं, जो कि विश्वास है कि माँ के मन में काफी बड़े बड़े मामलों के बारे में बड़ी बड़ी परिकल्पनाएं चल रही हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। देख रहा हूँ जो और निवेदिता सचमुच ही भविष्य दृष्टा बन गई है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जीवन में जितनी भी चोट खाई है, जितनी भी यंत्रणा झेली है, सभी आसानंद आत्म त्याग में परिणत हो जाएंगी।
अगर माँ एक बार फिर भारत की तरफ आंख उठाकर देखें, अपनी पर दृष्टि डालें। मैं कामकाज करने के लिए जल्दी ही कैलिफोर्निया जाने वाला हूँ और कैलिफोर्निया से जब मैं निकलूंगा तो तुरानंद को बुला भेजूंगा और उसे प्रशांत महासागर के तटवर्ती अंचलों के कामकाज में नियुक्त कर दूंगा। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र है जो एक महिला चिकित्सक ने खोज निकाला है। वे हाथ घिसने की चिकित्सा जानती हैं। हम दोनों ही उनके इलाज में हैं, जो कि धारणा है उन्होंने मुझे काफी चंगा कर दिया है। और उनका यह भी दावा है कि उस पर भी इलाज का अलौकिक सुफल हुआ है। बहरहाल, हाथ घिसने की चिकित्सा का सुफल ही या कैलिफोर्निया के ओजोन भाप का सुफल हो या फिर आजकल दुर्भाग्य दशा कट जाने का फल हो, मैं स्वस्थ हो उठा हूँ। भर पेट खाना खाने के बाद भी 3 मील चल लेना काफी बड़ी बात है। लॉस एंजल्स, 27 दिसंबर 1899। आजकल यहाँ उत्तर भारत जैसी ठंड है, सिर्फ बीच बीच में कुछ दिन जरा गर्म रहते हैं। यहाँ गुलाब के फूल भी हैं और पाम पेड़ भी खूबसूरत हैं। मेरी कुटिया के चारों तरफ खेतों में बाली लहरा रहे हैं और गुलाब और अन्य किस्म के फूल खिले रहते हैं। गृह स्वामिनी ब्रजेट शिकागो की महिला हैं और स्थूल काया वृद्धा और बेहद रसिक और वाक्य चतुर। उन्होंने शिकागो में मेरे व्याख्यान सुने हैं और बेहद मातृवत्सला हैं। ठीक इन्हीं दिनों में मैं सुखी हूँ और बाकी जीवन में भी सुखी रहने की उम्मीद है। थोड़े बहुत रुपए कमा लूँ तो बेहद खुशी होगी। थोड़ा बहुत कर भी रहा हूँ। मार्गरेट को बताना है कि मैंने काफ़ी सारे रुपए कमा लिए हैं और अब मैं जापान, होनोलुलु, चीन और जावा देशों से होता हुआ अपने देश वापस लौटूंगा। अब मेरे सामने ये स्पष्ट हो उठा है कि मठ की सारी चिंता, फिक्र, सोच मुझे त्याग करनी पड़ेगी और किसी समय मुझे अपने गर्भधारिणी माँ के पास लौट जाना होगा। मेरी वजह से उनकी काफ़ी दुर्दशा हुई है। मैं उनके आखिरी दिन सहज और आरामदेह बनाने की कोशिश करूँगा। तुम्हें पता है कि कभी शंकराचार्य को भी यही करना पड़ा था। माँ के आखिरी दिनों में उन्हें वापस लौट जाना पड़ा था। इस सर्वश्रेष्ठ त्याग के लिए मुझे एक आह्वान भी आ रहे हैं। मुझे उच्चाकांक्षा, नेतृत्व और यश की आकांक्षा का विसर्जन देना होगा। मेरा मन इसके लिए प्रस्तुत है और मुझे ये तपस्या करनी होगी। श्रद्धानंद, ब्रह्मानंद और धीर माता नाम के मठ में के संदर्भ में एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ। शरत से इसके कागजात मिलते ही मैं ये काम कर डालूंगा और इसके बाद ही शांत होऊंगा। मैं अब विश्राम चाहता हूँ, बस मुट्ठी भर अन्न, कुछ किताबें और थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का मन। आजकल माँ मुझे स्पष्ट रूप से यही आलोक दिखा रही हैं और अब ये नजर आ रहा है कि सन 1884 में मेरा माँ का छोड़ आना महात्याग का विषय था और अब माँ के पास लौट आना और अधिक त्याग का विषय होगा। लगता है कि उस काल में महाआचार्य शंकर ने जो किया था, जगन माता चाहती हैं मैं भी वही करूं। अब मैं एक शिशु के अलावा कुछ नहीं हूँ। मेरा क्या काम है? मेरी समूची शक्ति अपने में ही समर्पित है और मैं साफ देख पा रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मैं अब व्याख्यान मंच से वाणियों का प्रचार नहीं कर पाऊंगा और इसमें मैं खुश हूँ। अब मैं विश्राम चाहता हूँ। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन इसके परवर्ती अध्याय में बातें नहीं, अलौकिक स्पर्श जैसा कि श्री रामकृष्ण का था। जीवन भर मैंने दुनिया के लिए श्रम किया, लेकिन मेरी देह का टुकड़ा भर भी मांस नोचे बिना दुनिया ने मेरी तरफ रोटी का टुकड़ा तक नहीं फेंका। निवेदिता, जो भी हो, अब मैं काफी सख्त हो गया हूँ। मेरी दृढ़ता अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है और अब मेरा हृदय मानो लोहे के पत्थर से मढ़ दिया गया है। अब मैं संन्यास जीवन के काफी नजदीक पहुंच रहा हूँ। तुम्हें वे कहानियां मिल गई हैं, जानकर खुशी हुई। अगर तुम्हें ये अच्छी लगे तो तुम ये सब नए सिरे से लिख डालो। अगर कोई प्रकाशक मिल जाए तो उन्हें प्रकाशित भी कर डालो और इनकी बिक्री से कुछ आमदनी हो तो उस राशि का अपने कामकाज में उपयोग कर लेना। अपने लिए मुझे इनकी जरूरत नहीं और यहाँ मुझे थोड़ा सा अर्थ मिला है। अगले सप्ताह मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ और उम्मीद है वहाँ कुछ सहूलियत रहेगी। मैं धीरे धीरे धीर, स्थिर, शांत प्रकृति होने लगा हूँ। अब चाहे जो भी घटे मैं तैयार हूँ। इस बार जिस काम में लगूंगा उसे हर चोट पर काम होगा और एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यही है मेरे जीवन का अगला अध्याय। पैसा डोना, 23 फरवरी 1900।
जीवन में मैंने काफ़ी कुछ सहन किया है, बहुतेरे लोगों को भी खो दिया है और उस वियोग को सबसे विचित्र यंत्रणा यह है कि मुझे यह अनुभव होता है कि जो चला गया, मैं उसके योग्य नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद महीनों मैंने इसकी यातना में गुजारा कि मैं उनका कितना अबाध्य था। हम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें या व्याख्यान सुने या बड़ी-बड़ी बातें करें, आखिरकार अनुभव ही एकमात्र शिक्षक है। सिर्फ वही आंखें खोल देता है। अनुभव भले किसी प्रकार से उपलब्ध हो, वही सबसे बेहतर है। हम हंसी के आलोक में आंखों से जल से ही तो सीखते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है। यही तो नजर आता है और यही काफी है। काश हम सभी लोग अगर सपनों में डूबे रह पाते। जीवन में इतने दिनों तक तुम्हें सुरक्षित आश्रय मिला है और मुझे पल पल जलना रोना पड़ा है। अभी कुछ एक क्षणों के लिए तुम जीवन का दूसरा पक्ष देख पाए। इस किस्म के अविराम आघातों से मेरा जीवन तैयार हुआ है। इसमें भी सैकड़ों गुना भयंकर आघात दारिद्र्य और विश्वासघात का होता रहा है। और मेरी अपनी मूर्खता को यंत्रणा भी मेरे साथ साथ रही। क्या निराशावाद है? अब तुम समझोगी कि यह कैसे आता है। ठीक ठीक, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी सारी बातें तो तुम जानती ही हो और मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ और इस बात में जरा भी मिलावट नहीं कि अगर हमारी आपस में दुख विनिमय करना संभव होता तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास अगर आनंद भरा मन होता तो मैं सच कहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मैं वह तुमसे बदल लेता। कैलिफोर्निया 21 फरवरी 1900। वाक्य यातना, शास्त्र वास्त्र मतामत मेरी इस बूढ़ी उम्र में जहर होता जा रहा है। जो भी कार्य करोगी वह मेरे सिर माथे। इति निश्चितम। झूठ मूठ की डांट फटकार चीख चिल्लाहट में मेरा वक्त बर्बाद होता जा रहा है और उम्र क्षय हो रही है, लेकिन लोकहित के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। सैन फ्रांसिस्को 2 मार्च 1900। प्रिय मैरी, आजकल मैं रुपए जुटाने में व्यस्त हूँ लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, चाहे जिस किसी उपाय से हो, देश लौटने का खर्च उठाने जितने रुपए तो मुझे जुटाना ही होगा। यहाँ एक नया क्षेत्र मिला है, सैकड़ों सैकड़ों श्रोता आ रहे हैं और मेरी किताबें पढ़कर ये लोग पहले से ही तैयार और उत्सुक हैं। वैसे रुपए जुटाने का मामला जितना धीमा है उतना ही उबाऊ भी। बस कई कई सौ और जुगाड़ कर पाऊँ, मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी सेहत में भी ढेर ढेर उन्नति हुई है, लेकिन पहले जैसी ताकत अभी भी वापस नहीं आई। इस जरा सी ताकत के लिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी। कम से कम कुछ एक दिनों के लिए शांति और आराम मिल पाता। सब कुछ माँ ही जानती है कि मेरी वही पुरानी बात। वे ही बेहतर जानकार हैं। पिछले 2 वर्ष खास तौर पर गुजरे। मन के दुख में ही जीता रहा। अब आवरण जरा खिसक गया। अब मैं सुदिन यानी और भी भली स्थिति की उम्मीद में हूँ। निवेदिता, अब मैं और अधिक काम कर नहीं करना चाहता। अब विश्राम और शांति चाहता हूँ। स्थान और काल का तत्व मेरा जाना हुआ है, लेकिन मेरी लिपि और कर्म फल मुझे निरंतर उसी ओर खींचे जा रहे हैं जहाँ काम ही काम है और काम ही काम। हम सब गायों के झुंड की तरह कसाई खाने की ओर खींचे चले जा रहे हैं। जैसे कसाई खाने की ओर खदेड़ी जाती हुई गायें राह के किनारे कहीं कहीं से टुकड़ा टुकड़ा घास उखाड़ उखाड़ कर चबाती चलती हैं, मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही है। वही है हमारा कर्म या हमारा भय। भय ही दुख और व्याधि का भंडार है। विभ्रांत और भय से चकित होकर हम सब दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आघात करने से डरते हुए हम और ज्यादा आघात करते हैं और पाप से बच बच कर चलने की एकांत कोशिश में हम सब पाप के मुंह में ही जा पड़ते हैं। अपने आसपास हम जाने कितने कितने व्यर्थ के कूड़ा करकट का ढेर रचते रहते हैं और इससे हम सबका कोई भला नहीं होता, बल्कि जिसे हम त्याग चाहते हैं उसी की तरफ हम उसी दुख की तरफ हम खींचते चले जाते हैं। आह, काश हम बिल्कुल निर्भीक, साहसी और लापरवाह हो पाते। सैन फ्रांसिस्को 4 मार्च 1900। मेरा स्वास्थ्य वैसा ही है और मुझे कोई खास फिर नजर नहीं आ रहा। स्वास्थ्य में शायद उन्नति हो ही रही है, हालांकि अनजाने में हो। मेरी आवाज में इतना दम है कि मेरा व्याख्यान 3,000 श्रोता सुन सकें। ऑकलैंड में मुझे 2-2 बार यही करना पड़ा और 2 घंटे व्याख्यान देने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती है।
मेरी तबीयत बस किसी तरह लस्टम पस्टम साथ दे रही है। न रुपए पैसे हैं, जी तोड़ मेहनत ऊपर से और परिणाम भी शून्य। लॉस एंजल भी बुरा नतीजा, अगर कुछ देना ना पड़े तो वे लोग दल बांधकर व्याख्यान सुनने आते हैं, लेकिन अगर कुछ खर्च करना पड़े तो नहीं आते। ले देकर मामला यही है। सैन फ्रांसिस्को, 17 मार्च 1900। डॉक्टर हीलर और मिसेस हीलर शहर में लौट आए हैं और उन लोगों ने बताया कि मिसेस मिल्टन के इलाज से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उनके इलाज से मेरे सीने पर ढेरों लाल लाल धब्बे उभर आए हैं। और खैर, आरोग्य के मामले में कितनी दूर क्या होता है, बाद में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। यहाँ मैं खामोशी से सब सहन करने की नीति अपनाए हुए हूँ और अब तक इसका नतीजा बुरा नहीं निकला। 3 बहनों में मझली मिसेज हैंसबरी आजकल यही है और मेरी मदद करने के लिए लगातार बड़ी मेहनत किए जा रही हैं। प्रभु उन लोगों का मन आशीषों से भर दे। ये तीनों बहनें मानो 3 देवियां हैं। यहाँ वहाँ इस प्रकार की आत्माओं का संस्पर्श मिल जाता है, इसलिए सकल अर्थहीनता की भरपाई हो जाती है। मैरी, तुमने सही कहा कि भारतवासियों के बारे में सोचने चिंता करने के अलावा और भी बहुत कुछ सोचने चिंता करने को बच रहता है। लेकिन गुरुदेव के कार्य ही मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य है। उसकी तुलना में वह सब गौण हैं। काश यह आत्मत्याग सुकर होता। ऐसा नहीं होता। फलस्वरूप स्वभावते ही कभी कभी मन में कड़वाहट जागती है। लेकिन जागती हो मेरी, अभी भी मैं इंसान हूँ और अपना सब कुछ एक बार की भुला नहीं सकता। मेरी बात पूछो तो मैं अनवरत घूमते घूमते थक चुका हूँ, इसलिए घर लौटकर शांति से रहना चाहता हूँ। अब और काम नहीं करना चाहता। ज्ञान तपस्वी की तरह निर्जन में जीवन बिताना ही मेरा स्वभाव है। वह अवसर कभी नहीं आया। प्रार्थना करता हूँ कि अब वह मुझे उपलब्ध हो। इन दिनों मैं भग्न स्वास्थ्य कर्म क्लांत हूँ और हिमालय के आश्रम से जब भी मिसेस सेवियर के कोई पत्र मिलता है, उसी पल मेरा मन होता है कि वहां उड़कर पहुंच जाऊं। हर दिन मंचों पर व्याख्यान देते देते, लगातार घूमते घूमते, नित्य नूतन चेहरे देखते देखते मैं बेतरह थक चुका हूँ। निवेदिता, मैं पहले से अब काफी बेहतर हूँ और धीरे धीरे ताकत भी मिल रही है। अब कभी कभी लगता है मुझे बहुत जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। पिछले 2 वर्षों की यंत्रणाओं ने मुझे काफी सबक सिखाया है। व्याधि और दुर्भाग्य के परिणाम हमारा कल्याण ही साधन करते हैं। हालांकि उस वक्त यही लगता है कि हम शायद बिल्कुल ही डूब जाएं। सैन फ्रांसिस्को, 28 मार्च 1900। मैं खूब डटकर मेहनत कर रहा हूँ और जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ उतनी ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अस्वस्थ होकर मेरा ये खास उपकार जरूर हुआ है। अब मैं सही सही समझ सकता हूँ कि अनासक्ति का क्या अर्थ है और मुझे आशा है मैं अति शीघ्र ही पूर्ण अनासक्त हो जाऊंगा। मृत्यु के कराल ग्रास में पड़कर पहले भी जब कभी मैं छटपटाता रहा हूँ, उसके बाद ही समग्र जीवन मानो प्रबल भाव से उच्छ्वसित हो उठा है। इसी तरह एक बार श्री रामकृष्ण के सामने हाजिर हुआ था और एक बार ऐसी ही स्थिति में पड़ने के बाद अमेरिका आना पड़ा। अंतिम स्थिति ही अन्य सब में सबसे बड़ी थी। वह भाव अब जा चुका है। अब मैं इतना स्थिर और शांत हो गया हूँ कि समय समय पर मैं खुद ही चकित रह जाता हूँ। अब मैं सुबह शाम काफी मेहनत करता हूँ, जब जो मिलता है खा लेता हूँ, रात 12 बजे सोने जाता हूँ और नींद भी कितनी गहरी आती है। पहले मुझे कभी भी यूं सोने की ताकत नहीं थी। सैन फ्रांसिस्को, 7 अप्रैल 1900। अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर महानंद के साथ मेहनत कर रहा हूँ और कर्म ही मेरा अधिकार है, बाकी माँ जाने। देखो, यहाँ मैंने जितने दिनों ये रहने का सोचा था देख रहा हूँ, उससे अधिक दिनों तक रहकर काम करना होगा। इसके लिए तुम विचलित ना होना और अपनी समस्या का मैं खुद समाधान कर लूंगा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, रोशनी भी नजर आ रही है। मुमकिन है सफलता मेरी विपथगामी कर देती और मैं जो सन्यासी हूँ इस सच्चाई को शायद याद नहीं रख पाता। इसलिए माँ मुझे यह अभिज्ञता दे रही हैं। सोमवार को शिकागो की यात्रा करूंगा। एक सहृदय महिला ने 3 महीने तक इस्तेमाल करने लायक न्यूयॉर्क का एक रेलवे पास दे दिया है। चलो, माँ ही मेरी देखभाल करेंगी। जीवन भर मुझे संभाले रहने के बाद अब वे मुझे निरुपाय तो फेंक नहीं देंगी। अल्मोड़ा, कैलिफोर्निया, 23 अप्रैल 1900। आज ही मुझे यात्रा पर निकल जाना चाहिए था, लेकिन हुआ यह कि मात्रा
यात्रा से पहले कैलिफोर्निया के विशाल 33 वृक्षराजी तले तंबू में रहने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाया, इसलिए 3-4 दिनों के लिए यात्रा स्थगित कर दी और इसके अलावा लगातार काम करते रहने के बाद 4 दिनों की जी तोड़ यात्रा पर निकलने से पहले ईश्वर के मुक्त वायु में सांस लेने की मुझे जरूरत थी। कल जंगल की ओर यात्रा पर निकल रहा हूँ। उफ, शिकागो जाने से पहले दिल और अंतड़ियों में ओजोन भी लूंगा। अल्मोड़ा 30 अप्रैल 1900। आकस्मिक अस्वस्थता और बुखार के लिए अभी भी शिकागो यात्रा नहीं कर पाया। दीर्घ भ्रमण के झटके सहन करने जैसी ताकत मिलते ही मैं रवाना हो जाऊंगा। अल्मोड़ा 2 मई 1900। मैं बेहद अस्वस्थ हो गया था। महीने भर से कठिन मेहनत के फलस्वरूप मुझ पर रोग का दोबारा हमला हो गया था। खैर, इस बात से मैं इतना तो समझ गया हूँ कि मेरे दिल या किडनी में कोई रोग नहीं है। अतिरिक्त परिश्रम की वजह से सभी स्नायु कमजोर हो गए हैं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए आज मैं ग्रामांचल की ओर जा रहा हूँ और तबीयत स्वस्थ न होने तक वहीं रहूंगा। शिक्षा दान के लिए विभिन्न लोगों में घूमते रहने का काम सन्यासियों का नहीं है। सन्यासियों के लिए होती है निसंगतता और ऐसी निर्जनता जो वह लोगों के चेहरों पर कदाचित ही देख पाता है। अब मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ, कम से कम शरीर की तरफ से। अगर मैंने अवसर ग्रहण नहीं किया तो प्रकृति ही मुझे ऐसा करने पर विवश करेगी। न्यूयॉर्क 13 जून 1900। परेशान होने का कोई कारण नहीं है। जैसा मैंने लिखा था, मैं पहले से अधिक स्वस्थ हूँ। किडनी के बारे में पुरानी सभी आशंकाएं दूर हो गईं। मेरा एकमात्र रोग उद्वेग है और इसी में बहुत जल्दी ही तय कर लूँगा। न्यूयॉर्क 23 जून 1900। खूब अच्छा हूँ, सुखी हूँ, जैसा रहता हूँ ज्वार से पहले लहरें उमड़ेंगी ही। माँ मुझे देख रही हैं और मेरी निगरानी कर रही हैं। बाबा वे के नर्क से वे मेरा ही उद्धार करके लाई हैं। विशुद्ध युक्ति विचार के आलोक में उत्तीर्ण किए दे रही हैं। मुझ पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप, मुझ में कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। मुझ में हमेशा ही अनासक्ति मौजूद थी। एक ही मुहूर्त में वह दोबारा लौट आई और अब जल्दी ही मैं ऐसी जगह खड़ा हो जाऊंगा जहां कोई भावुकता या हृदय का आवेग मुझे स्पर्श नहीं कर सकेगा। न्यूयॉर्क 11 जुलाई 1900। अपने लंबे लंबे बाल काट डालने पर मैं सबसे तिरस्कृत हो रहा हूँ। मैं डेट्रॉयट गया था, कल लौट आया। जितनी जल्दी संभव हो फ्रांस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वहां से भारत। आज इतना ही। कल के अध्याय का शीर्षक रहेगा फ्रांस। तब तक के लिए नमस्कार।